नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। भारत के नए सीजीआई बनते ही बीआर गवई का बड़ा फैसला। वक्फ को लेकर सख्त ऑर्डर और सरकार को लगाई जोर की फटकार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 मई को पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह नए सीजीआई गवई ने कल ही शपथ ली है। शपथ लेते ही नए सीजीआई ने सरकार पर डंडा कसना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं कि डंडा कसने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, वक्फ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जो पूरी तरीके से नहीं हो पाई और इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को कर देगी, यानी कि सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। अब ऐसे नहीं कि तारीख बढ़ा दी, तारीख बढ़ती रहेंगी, इसके पीछे का भी कारण है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। देखिए, वही आपको बता दें कि अब वक्फ बोर्ड मामले में, यानी कि कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल या कहिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मामले की सुनवाई सीजीआई गवई और एजी मसीह की बेंच करेगी। अब जो सुनवाई होगी वो ये बेंच करेगी और आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई उसके पीछे का कारण भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जोर की फटकार लगाई गई है और ये फटकार वक्फ को लेकर लगाई गई है। जैसा कि सबको पता है कि वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई गई है और उनमें से एक है जैसे कि कोई भी वक्फ संपत्ति हो आप उसको जो है डिमोलिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उस संपत्ति से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, तोड़ाफाड़ी नहीं कर सकते। इस फैसले पर अभी के लिए कह सकते हैं कि पूर्णता रोक लगाई गई है और ये रोक पूर्व सीजीआई खन्ना द्वारा लगाई गई थी, आपको मैंने पहले ही बताया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात आपको याद होगी, कैसे उस सुनवाई में उनके द्वारा बाकायदा कोर्ट को एक आश्वासन दिया गया था कि जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता, जो जैसा है यथा स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से कह सकते हैं निरादर किया गया है। जी हाँ, और कई सारी मस्जिद मदरसे ईदगाह डिमोलिश किए गए हैं, कईयों को सील कर दिया गया है, तो कईयों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को सख्त भाषा में नोटिस जारी कर फटकार लगाई है और कई कह सकते हैं कई फैसले वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं, जिसको एक तरीके से मुस्लिम समाज की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। और हम इस मामले की अगर जितनी भी सुनवाई की बात करें तो हर सुनवाई में मुस्लिम पक्ष मजबूत ही होता दिखा है। आपने भी देखा जितनी भी सुनवाई हुई है, हर सुनवाई में मामला इधर की तरफ ज्यादा मजबूत होते दिखा है और हर सुनवाई में मामला सरकार के हाथों से धीरे धीरे खिसकता हुआ हमने देखा। जितने भी फैसले अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए सबका झुकाव मुस्लिम पक्ष की ओर आते देखा गया। इसी के चलते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से पहले एक दिन का समय मांगा था और फिर एक सप्ताह का समय, यानी कि एक वीक का समय, लेकिन कुछ खास दलीलें उस समय लेने के बाद भी वो नहीं दे पाए। वहीं अगर कपिल सिब्बल की बात करें जो कि दूसरे पक्ष से कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो इस मामले पर लड़ रहे हैं, जो इस मामले पर दलीलें दे रहे हैं, कपिल सिब्बल, उनकी बात करें तो उनकी हर दलील ने सीजीआई को केंद्र से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। तो वही आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को ध्वस्त करने के मामले में एक अवहेलना याचिका पर राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामले में केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत को भरोसा दिए जाने के बावजूद भी देहरादून में दरगाह को बिना किसी नोटिस के ही जमींदोज कर दिया गया। यह घटना बता दें कि यह घटना 25 से 26 अप्रैल, देखिए 25 से 26 क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि यह घटना आधी रात को की गई, आधी रात को यानी कि मध्य रात को हुई और
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून सरकार को आड़े हाथ ले लिया है, क्योंकि कई सारे फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसमें से एक फैसला ये भी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश में साफ तौर पे कहा गया था कि अगली सुनवाई की तारीख तक कोई भी वक्फ ना तो अधिसूचित किया जाएगा और ना ही उसकी स्थिति में कोई भी बदलाव किया जाएगा, भले ही वह अधिसूचना के माध्यम से हो या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से घोषित किया गया हो। इसके बावजूद भी उत्तराखंड में ये कड़े कदम उठाए गए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी नेपाल सीमा से सटे जिले में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी गई है। मतलब ये कार्रवाई जारी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किसी को कोई चिंता नहीं है। जो भी ये राज्य सरकारें हैं, ये दो स्टेट की, इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है और उनके आदेश का भी कोई कह सकते हैं कि सीधी तरीके से अवमानना सीधे तौर पर किया गया है। वही सरकारी और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे, ईदगाह को चिन्हित कर या तो उन्हें सील कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं मैं, और या फिर उन पर पूरी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करके उनको गिरा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अधिनियम में अब तक आपको बता दें 350 यानी कि 350 से ज्यादा अधिक कह सकते हैं अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए, अब पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो भी जैसी भी यथास्थिति है वो वैसी जितनी भी धार्मिक स्थल है उनको कोई भी उन पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और बाकायदा तुषार मेहता ने इस चीज का जो है कोर्ट को आश्वासन दिलाया था कि कहीं भी जितनी भी धार्मिक स्थल है उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं आ जाता। अब उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा कैसे चलता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तराखंड पे तो चल गया कि आप जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को जो भी आपने किया है इसका जवाब दीजिए। और कई सारे जो है फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए। जो उत्तराखंड सरकार है उसको पूरा नोटिस जारी कर तमाम कड़ी भाषा में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई और जल्द से जल्द उसका जवाब मांगा गया है। बी.आर. गवई के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा है कि वे इस मामले में हुए छेड़छाड़ को किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। अब तक सुप्रीम कोर्ट पर जो भी आरोप लगे उनको लेकर भी किसी के जो है दबाव में बी.आर. गवई नहीं आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले की अवहेलना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करता है, अवमानना करता, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो या कोई राजनेता। क्योंकि देखिए, बी.आर. गवई ने आते ही किरण रिजिजू जी के वायरल स्टेटमेंट आपको याद होगा, जो कि उनका वायरल बयान जो है वायरल हुआ था, उसका भी जवाब दिया है। सारी चीजों को एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लियर कर दिया है। रिटायरमेंट होने के बाद भी, रिटायरमेंट लेने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, ये भी साफ कर दिया। यानी कि क्लियर कर दिया कि हम जो है भैया किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। जो चीजें जैसी हैं उनको पूरी तरीके से उनके जो नए स्टेटमेंट आ रहे हैं बी.आर. गवई की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुस्लिम समुदाय है उसमें खुशी की लहर है कि कोई भी उनका स्टेटमेंट लिमिट चिमिट वाला नहीं है। सारे स्टेटमेंट में एकदम क्लियरिटी झलक रही है और जितने भी चीजें, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट जो चीजें की जा रही उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई। देखिए, कल शपथ ली और आज उत्तराखंड को सीधा नोटिस कि भैया जवाब दीजिए, और ये सारी चीजें क्लियर की गई। अब एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि किरण रिजिजू जी की तरफ से क्या कुछ बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव मैटर से न्यायपालिका दूर रहे। उस पर जो है बी.आर. गवई ने क्या कहा और तमाम चीजों पर, क्योंकि देखिए आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चाहे बीजेपी के किसी भी नेता की बात करी, किसी ने कहा खन्ना, सीजीआई खन्ना को, जो पूर्व सीजीआई थे, कि जो गृह युद्ध हो रहा उसकी वजह उनको बता दिया। तो कई लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी टिप्पणियां की, सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बता दिया। यहाँ तक कि उप राष्ट्रपति धनखड़ भी सामने आए थे कई दिनों पहले, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। तमाम
तमाम चीजें आपने बीते दिनों आपको देखने को मिली होंगी इस मामले को लेकर, जब से वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और जब से केंद्र से कड़ी सवाल पूछे गए, उसके बाद से ये आप लगातार देखते आ रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर प्लेटफॉर्म पर। आप एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं बी आर गवई के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की ओर। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत करते हैं किरण रिजिजू के पुराने बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले यानी कि लेजिस्लेटिव मैटर में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। यानी कि साफ तौर पर न्यायपालिका जो है लेजिस्लेटिव मैटर्स से दूर रहे। इस पर देखिए बी आर गवई का बयान हाल ही जैसे ही शपथ ली उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। दूसरा देखिए यहाँ पर बी आर गवई बोले कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं लूंगा। देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। देखिए, आपने तमाम बार देखा होगा कि जो भी सीजीआई होते हैं वो रिटायरमेंट लेने के बाद अक्सर संसद की ओर रुख कर लेते, किसी भी पार्टी से टिकट उनको मिल जाता है और वो सदन की ओर मूव कर लेते, कोई ना कोई उनको पद दे दिया जाता है। और इन्होंने साफ क्लियर कर दिया। आपको बता दें कि बी आर गवई के जो फादर थे वो एक बड़े राजनेता थे, बिहार जैसे बड़े राज्य और केरल जैसे राज्य के गवर्नर भी रह चुके थे, गवर्नर वो जो है रह चुके हैं। और जो बी आर गवई हैं, इनके चलते कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं इनके पूरे कार्यकाल में, और वक्फ को लेकर कई सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी। आते ही से ही किरण रिजिजू का सबसे पहले जवाब दिया है, उसके बाद ये भी क्लियर कर दिया कि कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कि इस मामले में किसी के दबाव में वो नहीं आने वाले, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, राजनेता हो, कैसी भी टिप्पणियां करें, पर किसी के दबाव में बी आर गवई नहीं आने वाले। अब इस मुद्दे को लेकर देखिए मैंने आपको बताया कि किस किस की बेंच जो है इस पर सुनवाई कर रही है। बी आर गवई और एजी मसीह की बेंच इस पर सुनवाई करेगी इस मामले पर, और तारीख मैंने बताया कि तारीख को आज पूरी सुनवाई नहीं हुई, तारीख को बढ़ाकर 20 कर दिया गया। उसके पीछे का कारण देखिए यहाँ पर आर्टिकल के माध्यम से मैं पढ़कर बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कपिल सिब्बल, तुषार मेहता सजेस्ट लेटर डेट फॉर हियरिंग। The Supreme Court has begun to hear the pleas against the constitutional validity of Waqf Amendment Act 2025 on Thursday, May 15, 2025. Chief Justice B.R. Gavai and Justice A.G. Masih have presided the matter. Solicitor General Tushar Mehta for the government said that they have filed a detailed response in the Waqf challenge. Supreme Court Bar Association President and Senior Lawyer Kapil Sibbal and Mr. Mehta have suggested that the case can be heard on a later date as CGI may not have had time to read the brief. Further, Mr. Mehta suggests it may not be practical today and said next week. Mr. Sibbal said he had prepared a note on the crucial issues involved, and Mr. Mehta pointed out that the interim relief sought is a stay on statutory provision. तो देखिए, जो कपिल सिब्बल हैं और तुषार मेहता इन्होंने ही मतलब देखिए क्योंकि कल शपथ ली और आज जो है सुनवाई करेंगे, कई सारी चीजें होती, केस को पढ़ना पड़ता है, पूरी ब्रीफ को पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, और आज उनकी पहली हियरिंग थी जिसके चलते उनका स्वागत सम्मान कई सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसके चलते दोनों ही साइड के वकील, सरकार के वकील और जो विपक्ष कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय, कपिल सिब्बल और तुषार मेहता ने सजेस्ट किया कि आप आज जो है टाइम नहीं मिलेगा इतना ब्रीफ पढ़ने का, चीजों को देखने का, क्योंकि देखिए 3 हियरिंग पहले से ही हो चुकी है इस केस को लेकर, तो इसी के चलते जो है डेट को आगे बढ़ा दिया जाए और इन दोनों वकीलों के जो है परामर्श से कह सकते हैं जो पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। तो इसी के चलते अब जो इस मामले पर सुनवाई होनी है वो 20 मई को की जाएगी। तो वही आप एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि किन किन बड़े फैसलों पर अंतरिम रोक पूर्व सीजीआई द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई थी, जिनका उत्तर प्रदेश ने और उत्तराखंड ने पूरी तरीके से जो है जिनको नकार दिया, जिनको कह सकते हैं कि जिनका अवमानना किया। देखिए, वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्ति में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद
कलेक्टर कोई दबाव नहीं कर सकेगा, केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त, जो 7 दिन का वक्त मांगा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, यहाँ उसकी बात हो रही है। वहीं देखिए कोई भी संपत्ति, उन पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ हेडलाइन चल रही है, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हो। देखिए पहली हेडलाइन देखिए, दरगाह ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से मांगा जवाब, अवमानना याचिका पर क्या दी दलील। दूसरा देखिए, मस्जिद हो या मजार, यूपी के इन 6 जिलों में जमकर गरज रहा है बुलडोजर। देखिए आगे देखिए, यूपी में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई, चला योगी सरकार का बुलडोजर। दूसरा देखिए, बॉर्डर पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जाने किन किन मस्जिदों और मजारों पर हो रही है कार्रवाई। नेपाल बॉर्डर से सटे जिले में चला सीएम योगी का बुलडोजर, 350 अवैध जो धार्मिक स्थल है उन पर की गई कार्रवाई। तो इस वक्त जो है तमाम हेडलाइंस इस मुद्दे को लेकर हर जगह छाई हुई हैं, लेकिन इस खबर में इतना ही। पर आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।